नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, हैदराबाद निगम पर टीआरएस का कब्जा, तीसरे नंबर पर बीजेपी। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी को झटका, अपने गढ़ नागपुर में भी हारी। किसानों के दबाव में सरकार, आंदोलनकारियों को हटाने के लिए याचिका। न धर्म परिवर्तन न जबरदस्ती, फिर भी लखनऊ पुलिस ने रोक दी शादी। सर्वदलीय बैठक में बोले मोदी, हम वैक्सीन पाने की दहलीज पर। खास खबरों के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन यही है कि गोदी मीडिया से मुक्ति पाने के लिए, उसकी गुमराह करने वाली खबरों, जानकारियों से मुक्ति पाने के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना, उसकी ताकत बनना जरूरी है। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपनी मन माफिक सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि सत्य हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आप ये कदम जरूर उठाएंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम पर टीआरएस का कब्जा अब तय हो गया है। हालांकि उसकी सीटें लगभग 1/3 कम हो रही हैं, मगर फिर भी वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बने रहने में कामयाब रही है। सांप्रदायिक अभियान के जरिए बाजी पलटने में पूरी ताकत झोंकने वाली बीजेपी काफी पीछे रह गई है, मगर पिछले चुनाव के मुकाबले उसका प्रदर्शन शानदार कहा जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उसके सीधे निशाने पर थी, मगर वो अपनी स्थिति कमोबेश बरकरार करने में कामयाब रही है। मतगणना के शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती गई, टीआरएस हावी हो गई और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी दूसरे नंबर पर आ गई। वहीं बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसकती चली गई। इस बुलेटिन के रिकॉर्ड होने तक टीआरएस 64 सीटों पर बढ़त बनाए हुई थी, जिसमें से 44 सीटों पर वो जीत भी दर्ज कर चुकी थी और 20 पर आगे थी। इसके अलावा एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है, वो 43 सीटें जीतने की ओर बढ़ रही है, जिसमें से 32 सीटों के रिजल्ट आ चुके हैं उसके हक में। बीजेपी 41 सीटों पर आगे चल रही थी, जिसमें से 33 सीटों को वो जीत चुकी थी। इसके अलावा कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, तो तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें आती हैं। यही वजह है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में केसीआर से लेकर बीजेपी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी तक की साख दांव पर लगी हुई थी। बीजेपी ने तो इस चुनाव में सभी राष्ट्रीय नेताओं को प्रचार के लिए उतार दिया था, मगर 2016 में हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की बात करें तो टीआरएस ने 150 वार्डों में से 99 वार्डों में जीत हासिल की थी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 44 वार्डों में जीत मिली थी। उस चुनाव में बीजेपी केवल 3 वार्डों में जीत हासिल कर सकी थी और कांग्रेस को 2 वार्डों में जीत मिली थी। तो इस लिहाज से असली जो उपलब्धि हासिल की है बीजेपी ने ही की है, बाकी सब ने खोया है। कांग्रेस की स्थिति पुरानी वाली बनी हुई है। इस पूरे चुनाव को बीजेपी ने एक सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की थी। उसके तमाम नेताओं ने इस तरह के बयान दिए थे जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया था, चाहे वो तेजस्वी सूर्या हों, चाहे वहाँ के जो नेता हैं, आंध्र प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार, उनका भी बयान देख लीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक की बात की गई थी। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने का वादा बीजेपी ने किया था और योगी आदित्यनाथ के बयान भी कुछ उसी तरह के थे। तो पूरा पोलराइजेशन का खेल खेला गया था और इस तरह से पूरा माहौल बनाया गया था कि एआईएमआईएम और टीआरएस दोनों को मुस्लिम परस्त बताते हुए इनको खारिज करने की कोशिश की गई थी और बीजेपी ने यह दावा किया था कि वो ये चुनाव जीतेगी और इस चुनाव के
जीतते ही वो पूरे तेलंगाना पर अपने कब्जे का अभियान छेड़ देगी। तो ये एक इरादा था बीजेपी का, जिसमें उसे उतनी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उसने अपने इस जोरदार चुनावी अभियान के जरिए और सांप्रदायिक माहौल बनाकर ये सफलता अर्जित करने में सफल रही है वो। तो ये एक उपलब्धि है। अब इसके बाद की चीजें जो कि बीजेपी का कार्यक्रम है कि अगर हैदराबाद में स्थिति मजबूत होती है तो पूरे तेलंगाना में अगले चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश करें और तेलंगाना की जीत के बाद पूरे दक्षिण भारत में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करें। तो इस जीत को कितना महत्व दिया जाए ये देखने की बात है, लेकिन तमाम तरह के साधन संसाधन झोंकने के बाद, तमाम तरह के राष्ट्रीय मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, राष्ट्रीय नेता झोंकने के बाद और इतने जहरीले अभियान के बाद अगर बीजेपी इतनी ही सफलता अर्जित कर सकी है तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक छोटे से शहर के, छोटा सा तो नहीं, मेट्रो सिटी है, लेकिन और उसका अच्छा खासा बजट है, 5,000 करोड़ रुपए हैदराबाद निगम के का बजट भी है, तो एक बड़ा चुनाव तो था। लेकिन अगर आप प्रादेशिक चुनाव को देखें, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक स्थानीय निकाय का चुनाव था और उसमें इतनी ताकत झोंकने के बाद भी बीजेपी अगर दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं बन पाई, वो अभी भी AIMIM से पीछे है, तो ये एक मैसेज है। और एक मैसेज इससे ये भी निकलता है कि इतनी कोशिशों करने के बावजूद वो AIMIM को उसके गढ़ में कमजोर करने में नाकाम रही है। तो ओवैसी अपनी जगह पर बने हुए हैं, बीजेपी ने अपनी सफलता बढ़ाई है। TRS की जो नाकामियां हैं पिछले, अभी तक तो वही वहाँ मेयर उसी का था, वही चला रही थी नगर निगम, लेकिन जाहिर है कि वो उसकी नाकामी जो रही है वो मतदाताओं को रास नहीं आई है और उसने उसकी सीटें कम की हैं। तो ये संकेत है TRS के लिए भी खतरे की घंटी है, उसे संभलना पड़ेगा अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि 24 सीटें हैदराबाद से चुनी जाती हैं, 24 विधानसभा की सीटें हैं और हैदराबाद जीतने का एक मतलब है कि आप जो राज्य की सत्ता है उसमें आप अपनी हिस्सेदारी को ज्यादा मजबूत करते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 6 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है, जबकि शिवसेना, NCP और कांग्रेस के गठबंधन ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। 1 सीट पर निर्दलीय जीता है। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि विधान परिषद चुनाव के नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। फडणवीस ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव का परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। हम ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हम सिर्फ 1 सीट जीत सके। हमने महाविकास अघाड़ी की ताकत का आकलन करने में गलती की। बीजेपी अपने गढ़ में भी हार गई है। उसकी सबसे बड़ी हार नागपुर सीट पर हुई है। यहाँ बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। पूर्व में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस समेत महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और बीजेपी नेता और दूसरे बीजेपी नेताओं ने पुणे में भी प्रचार किया था, जहां उनकी हार हुई है और विरोधी गठबंधन की जीत हुई है। तो महाराष्ट्र की जो हार है वो दरअसल हैदराबाद की जीत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हैदराबाद में जो मामूली या कह लें ठीक ठाक जीत बीजेपी ने हासिल की है स्थानीय चुनाव में, उसका महत्व उतना बड़ा नहीं है जितना महाराष्ट्र में इन 6 सीटों में से 5 सीटों के हारने का है, और उसमें भी 4 सीटें महाविकास अघाड़ी के हाथों हारने का है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार और उसका मीडिया तंत्र लगातार प्रयास कर रहा है, एक अभियान छेड़े हुए है। कोशिश हो रही है कि किस तरह से इस सरकार को गिराकर बीजेपी अपनी सरकार बनाए। ऐसे में महाराष्ट्र के का ये जनमत, हालांकि ये सीधे चुनाव नहीं होते हैं विधान परिषद के, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें जनमत की एक झलक
आप देख सकते हैं और राजनीतिक दलों की ताकत का अंदाजा भी इससे लगता है। तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, खासतौर पर नागपुर जो कि संघ परिवार का, संघ का गढ़ माना जाता है और गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं की वहां पैठ मानी जाती है, वहां हारना। और दूसरा पुणे, जहां पर बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है, क्योंकि ब्राह्मणवादी जो पार्टियां होती हैं पुणे पर उनका प्रभाव पहले से बना रहा है। तो इन दोनों जगहों पर हार बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है और निश्चित रूप से ये फडणवीस खुद स्वीकार कर रहे हैं और ये बताता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में जो गठबंधन को महागठबंधन या महाअघाड़ी कह लें, महाविकास अघाड़ी, उसको जिस तरह से आंक रही है वो गलत है। उसका अंदाजा वो बहुत ज्यादा, और अब मुंबई नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, वनपालिका के चुनाव होने वाले हैं और उसमें भी अगर ये तीनों साथी महाविकास अघाड़ी के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए और भी मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं। तो ये चुनाव परिणाम इस लिहाज से बीजेपी के लिए बहुत निर्णायक और महत्वपूर्ण साबित होता है। अगली खबर लेते हैं। किसानों का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को 9वें दिन भी जारी रहा है। कल यानी शुक्रवार को एक बार फिर से बातचीत होगी। खबर है कि सरकार कानूनों में कुछ संशोधन के लिए तैयार हो गई है, मगर किसान तीनों कानूनों को खत्म करने की मांग पर डटे हुए हैं। इसके अलावा वो जो बिजली से संबंधित अध्यादेश है, कानून है, उसको भी रद्द कराने पर वो आमादा हैं। उधर किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल कर दी गई है। याचिका में कहा गया कि इस प्रदर्शन से कोविड-19 के प्रसार का खतरा पैदा हो गया है, साथ ही लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। याचिका में कहा गया है कि तुरंत सीमा खुलवाने के आदेश दिए जाएं, साथ ही किसी निश्चित स्थान पर सामाजिक दूरी और मास्क आदि के साथ प्रदर्शन के लिए जगह दे दी जाए। दिल्ली निवासी ऋषभ शर्मा द्वारा दायर याचिका में सीएए के विरोध पर शीर्ष अदालत के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता है और धरने के लिए एक विशिष्ट स्थान होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर किसानों को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान पर विवाद बढ़ रहा है। भारत में किसानों के प्रदर्शन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बोलने के करीब 4 दिन बाद भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया। इसके साथ ही औपचारिक तौर पर भारत ने ट्रूडो के बयान की निंदा भी की है। तो एक तरफ तो कांग्रेस किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस आंदोलन का समर्थन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। किसानों की तादाद बढ़ रही है, उनके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि पिछली दोनों बार की बातचीत में उन्हें साफ पता चल गया है कि सरकार कमजोर है, नरम पड़ रही है और वो झुकने के लिए मजबूर हो गई है और कई तरह के संशोधन वो इन बिलों में, इन कानूनों में करने के लिए इस तरह के संकेत उसने दिए हैं। लेकिन किसान जानते हैं कि अगर ये तीनों कानून रद्द नहीं किए गए तो ये संशोधन से उनका बहुत लाभ नहीं होगा, इसलिए वो इन कानूनों को पूरी तरह से खत्म करवाने पर अड़े हुए हैं, जो कि जायज भी लगता है, ठीक भी लगता है। उन्हें अपने इस आंदोलन को इसी तरह से सख्ती के साथ लागू करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और उसका असर निश्चित रूप से केंद्र सरकार पर पड़ेगा। जहां तक आंदोलन को या प्रदर्शनकारियों को हटाने की बात है तो ये एक सरकार प्रायोजित याचिका हो सकती है और आइडिया ये है कि किसानों को किस तरह से घेरा जाए, एक तरफ बातचीत में उलझाया जाए, दूसरी तरफ इस तरह से न्यायालय की तरफ से दबाव बनाया जाए ताकि उन्हें हटना पड़े। न्यायालय के खिलाफ वो अगर खड़े दिखेंगे तो एक उनके खिलाफ भी जनमत बन सकता है, बनाया जा सकता है मीडिया के द्वारा और सरकार के जो संगठन हैं, सत्ता और संघ परिवार हैं, उनके द्वारा। तो ये कई स्तरों पर ये रणनीति सरकारें आजमाती हैं और उसी तरह से चल रहा है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब 2012-13 में अन्ना का आंदोलन चल रहा था तो रामलीला मैदान पे बड़ा जमघट हुआ था, लंबा चला था आंदोलन और उसको रोकने की सरकार ने कोई उस तरह से कोशिश नहीं की थी, लोगों को परेशान करने की कोशिश नहीं की थी, उन्हें अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। तो अब जब दूसरे प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ तो उन्हें भी वो इजाजत
मिलनी चाहिए, वो रियायत छूट मिलनी चाहिए जिसके वो अधिकारी हैं। लेकिन इस सरकार का रुख और इस सरकार की नीति और इस सरकार का चाल चरित्र थोड़ा अलग है, विपरीत है। ये ज़्यादा निरंकुश ढंग की सरकार है, इसलिए मुमकिन है कि इस आंदोलन को दूसरे तरह से दबाने कुचलने की कोशिश वो कर सकती है और कर रही होगी। ये हमने पहले भी देखा है जब उनको रोका जा रहा था दिल्ली आने के लिए, और आगे भी इस तरह के हथकंडे आजमाए जाते रहेंगे। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्मांतरण को रोकने के लिए योगी सरकार की ओर से जारी किए गए अध्यादेश के बाद राजधानी लखनऊ में पुलिस ने एक मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की की शादी रोक दी है। ये शादी लड़की और लड़के के परिवारों की सहमति से हो रही थी और इसमें किसी भी तरह का दबाव या जबरदस्ती नहीं थी। इसके अलावा इसमें लड़की या लड़के के धर्म बदले जाने जैसी भी कोई बात नहीं थी। लेकिन पुलिस ने शादी को रोक दिया और रोकने के लिए अध्यादेश का हवाला दिया है। शादी बुधवार को लखनऊ के पारा इलाके में हो रही थी। रस्में शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही पुलिस विवाह स्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों को अपने साथ पुलिस थाने चलने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक थाने में दोनों पक्षों से शादी के लिए पहले लखनऊ के जिलाधिकारी से मंजूरी लेने के लिए कहा गया है, क्योंकि योगी सरकार के नए कानून में कहा गया है कि ऐसी शादी के बाद धर्मांतरण के लिए 2 महीने पहले डीएम को जानकारी देनी होगी। लेकिन जब धर्मांतरण हो ही ना रहा हो, ना लड़की ना लड़का अपना धर्म परिवर्तन कर रहा हो और वहां दोनों तरह से शादियों का प्रबंध था, यानी हिंदू रीति रिवाज से भी और मुस्लिम रीति रिवाज से भी, और उसमें शादी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। दोनों पक्ष के परिवार राजी थे इसके लिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। उनकी तरफ से भी कोई शिकायत नहीं की गई थी कि जबरदस्ती की जा रही है या प्रलोभन दिया गया है या उसको धोखा दिया जा रहा है। ऐसा कोई एफआईआर वगैरह दर्ज किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं करवाई गई थी। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने हस्तक्षेप करके शादी रुकवाई है, वो बता रहा है कि सरकार की मंशा क्या है, वो किस तरह से इस कानून का इस्तेमाल करना चाहती है। वो हर तरह से हर अंतर धार्मिक शादियों को रोकने की कोशिश कर रही है। और ये जो नागरिक स्वतंत्रता का मामला है, पर्सनल लिबर्टी का मामला है, जो हमें कानून की तरफ से, संविधान की तरफ से मिला हुआ है, उस पर सीधा सीधा हस्तक्षेप है। और अब उत्तर प्रदेश में लगता है कि इसी तरह से परेशान करने की कोशिश जारी रहेंगी। लव जिहाद से जुड़ी एक और खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 21 साल के जिस मुस्लिम शख्स की गिरफ्तारी नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत हुई है, उसके परिजनों का दावा है कि महिला के रिश्तेदारों ने पुलिस के दबाव में केस दर्ज कराया है। बरेली के ग्राम प्रधान ध्रुव राज समेत कई लोगों ने इस मामले पर हैरत जताई है। कहा कि ये मसला तो दोनों परिवारों के बीच सुलझ चुका था। उवैस के पिता मोहम्मद रफीक ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि महिला के परिवार वाले अच्छे लोग हैं, हमारा उनसे कोई विवाद नहीं है। मुझे मालूम है कि उन्होंने मेरे बेटे के खिलाफ एफआईआर नहीं कराई है। लड़की के पिता मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा था कि वो इस केस में मुझे पूरा समर्थन देंगे, पर पुलिस ने तारीफें और प्रमोशन बटोरने के लिए एफआईआर दर्ज कर दी है। तो पहली खबर में शादी ही रुकवा दी गई, दूसरी खबर में कोई विवाद नहीं है, दोनों पति पत्नी खुश हैं, दोनों पक्ष के परिवार भी किसी तरह से नाराज नहीं है, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की है। लेकिन पुलिस खुद से कंप्लेन कर रही है, खुद से उस मामले को टेकअप कर रही है और कार्रवाई कर रही है। तो ये एक और मामला है जो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मंशा क्या है अध्यादेश लाने की, और किस तरह से वो अब हर अंतर धार्मिक शादी में दखलंदाजी कर रही है, पुराने मामले निकाल रही है, ताकि लव जिहाद का जो हवा है उसको खड़ा किया जा सके, उसको बड़ा किया जा सके, और उसके आधार पर लोगों के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच में एक विभाजन किया जा सके, उनके बीच में डर संदेह का वातावरण बनाया जा सके, एक ध्रुवीकरण की राजनीति की जा सके। तो पुलिस अपने आप ये सब नहीं कर रही है, ये उसके ऊपर बैठे हुए अफसर और उनको ऊपर से, यानी जो
सरकार हैं, जो मंत्री हैं और नेता हैं, उनकी तरफ से निर्देश मिल रहे होंगे और उसके आधार पर यह कार्रवाई हो रही होगी। तो अब आप ये देख लीजिएगा, आने वाले दिनों में एक के बाद एक इस तरह की शादियों को प्रश्नांकित किया जाएगा, उन पर सवाल उठाए जाएंगे, उनमें कार्रवाई की जाएगी, लोगों को परेशान किया जाएगा और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि लोग आपस में प्रेम न करें, शादी करने के लिए हिम्मत न जुटाएं और इस कानून के डर की वजह से जो धार्मिक दूरियां हैं उनको और विस्तृत करें और बढ़ा दें। तो एक खतरनाक रास्ते पर उत्तर प्रदेश ढकेल दिया गया है, जहां सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म किया जा रहा है, सांप्रदायिक मेलजोल को खत्म किया जा रहा है और एक नए ढंग से सांप्रदायिक बंटवारा धार्मिक आधार पर किया जा रहा है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। अगली खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि हम वैक्सीन पाने की दहलीज पर खड़े हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये वैक्सीन हेल्थ वर्कर, डॉक्टर और मरीजों को दी जाएगी। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। करीब 8 ऐसी वैक्सीन हैं जिनका ट्रायल अलग अलग स्टेज पर है। फिलहाल भारत में 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों पर चल रहा है। वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलने के बाद टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। भारत के पास पहले ही टीकाकरण के बड़े अभियान चलाने का अनुभव है। कोल्ड स्टोरेज जैसी कमियों के बारे में सरकार राज्य सरकारों से बात कर रही है और उसके जरिए व्यवस्था की जाएगी। साथ ही वैक्सीन से जुड़ा रियल टाइम डेटा रखने के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हाल में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर मैंने वैज्ञानिकों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि दुनिया की नजर इस वक्त कम कीमत वाली सुरक्षित वैक्सीन पर है और उनकी नजर भारत पर है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की कीमत को लेकर सरकार राज्यों से बात कर रही है। तो पहली बार थोड़ा खुलकर सरकार, प्रधानमंत्री वैक्सीन के बारे में बोले हैं, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये वैक्सीन कब तक आएगी। महीने 2 महीने हम दहलीज पर खड़े हैं, कितना वक्त लगेगा? अगर वैज्ञानिकों से मिले हैं वो तो एक मोटा मोटा टाइम पीरियड वो बता सकते थे, जो उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन ये समझा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रयोगों में कम ज्यादा वक्त भी लग सकता है, इसलिए अभी समय की बात ना करें। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जिसको लेकर उहापोह बना हुआ है, धर्म संकट बना हुआ है, खासतौर से इसलिए कि सरकारी अधिकारियों ने परस्पर विरोधी बयान दिए हैं, वो ये है कि क्या ये वैक्सीन पूरे देश के लोगों को मुफ्त में मिलेगी या उन्हें खरीद कर लगवानी पड़ेगी। तो इस सवाल पर प्रधानमंत्री अभी भी चुप्पी साधे हुए, हालांकि उनकी पार्टी बिहार के चुनाव में मुफ्त टीका देने का वादा कर चुकी है और अगर एक राज्य में मुफ्त टीके मिलेंगे तो क्या बाकी राज्यों में नहीं दिए जाएंगे, ये सवाल अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।